प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने निर्मला उपन्यास की मुख्य समस्याओं, उसके भीतर कही जाने वाली और उठाई जाने वाली सामाजिक समस्याओं और उसके प्रमुख पात्रों से परिचय प्राप्त किया था। लेकिन आपको यह समझना होगा कि प्रेमचंद की वैचारिक यात्रा को समझे बिना आप निर्मला उपन्यास के मूल प्रस्थान बिंदु को समझ नहीं सकते हैं। निर्मला उपन्यास के वैचारिक उपकरण को समझने के लिए आपको संक्षेप में ही सही लेकिन न्यूनतम तरीके से प्रेमचंद की वैचारिक यात्रा, उनके सोचने के तरीके और किस प्रकार से सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहते हुए प्रेमचंद अपने आप को हर बार नए सिरे से ढाल रहे थे, इसे समझना होगा। इसलिए इस कक्षा में हम प्रेमचंद की वैचारिक यात्रा को समझने का प्रयत्न करेंगे। बीसवीं शताब्दी के पहले दशक में ही लेखक के रूप में प्रेमचंद का उदय हो चुका था। आप सभी को मालूम है कि प्रेमचंद ने सबसे पहले उर्दू में लिखना शुरू किया और उर्दू में लिखते हुए एक लंबी दूरी तय करने के बाद 1915 में वे हिंदी में आए। उर्दू से हिंदी में आने की तमाम कथाएं प्रचलित हैं, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। खुद प्रेमचंद ने इस पर प्रकाश डाला है कि उर्दू से हिंदी में लेखन की ओर वे क्यों मुड़े। हम आज उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि उर्दू के लेखक से हिंदी के लेखक बनने के बीच और बनते हुए प्रेमचंद किन किन वैचारिक बिंदुओं से होकर गुजरते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में ही लेखक के रूप में प्रेमचंद का प्रादुर्भाव हो चुका था। पहला कहानी संग्रह प्रेमचंद का प्रकाशित होता है सोजे वतन। नाम से जाहिर है इस कहानी संग्रह में देश की समस्याओं को उठाया गया था, लेकिन देश की समस्याओं को किस तरीके से उठाया गया था। यह कोई अहिंसावादी या गांधीवादी मार्ग नहीं था, क्योंकि भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर तब तक गांधी का उदय नहीं हुआ था। कांग्रेस के बीच में बंटवारा हुआ था। आप जानते हैं सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई, गरम दल और नरम दल। अंग्रेजी सरकार से बातचीत के दोनों के रास्ते अलग थे और इसी मतभेद को कायम रखते हुए इन दोनों धड़ों ने अलग होने का फैसला किया। प्रेमचंद की विचारधारा वास्तव में गरम दल से होते हुए कहीं न कहीं क्रांतिकारी विचारधारा की ओर मुड़ रही थी और सोजे वतन कहानी संग्रह में उसी क्रांतिकारी दर्शन को सीधे सीधे ललकारा गया। अंग्रेजी सरकार की उस कहानी संग्रह पर नजर गई और जैसा अपेक्षित था उस कहानी संग्रह को तत्काल बैन कर दिया गया, तुरंत प्रतिबंधित कर दिया गया। यहाँ से प्रेमचंद शुरू होते हैं। युवा प्रेमचंद, क्रांतिकारी प्रेमचंद, एक स्वप्नशील प्रेमचंद जिनकी आँखों में भारत का सपना क्रांति से होकर गुजरता था। जो भारत वो पाना चाहते थे, जिस तरीके के भारत को वो रचना चाहते थे, वह भारत क्रांति के रास्ते से होकर गुजरता था और वह याचक भारत नहीं था। वह क्रांति के द्वारा अपने अधिकारों को प्राप्त करने वाला भारत था।
यहाँ से प्रेमचंद शुरू होते हैं, 1915 के आसपास हिंदी में आते हैं। लेकिन प्रेमचंद की क्रांतिकारिता कम नहीं होती। प्रेमचंद की लेखनी वैसे का वैसा ही आग उगलती रही। पत्रकारिता भी प्रेमचंद साथ ही साथ कर रहे थे, इसलिए जाहिर तौर पर आसपास घट रही घटनाओं और समाज में व्याप्त अपने किस्म की बुराइयों, हर समाज की अपनी किस्म की बुराई होती है। भारतीय समाज की भी अपने किस्म की बुराइयां थी, आज भी हैं, लेकिन उस दौर में तो ढेर सारी असंख्य किस्म की बुराइयां थी और उनसे लड़ रहे थे उस समय के बुद्धिजीवी, उस समय के साहित्यकार। प्रेमचंद भी लड़ रहे थे। पैटर्न अलग था, सोचने का तरीका अलग था। सोचने का तरीका हिंसात्मक क्रांतिवीरों और कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के विचारों के कहीं बीच में बैठता था। और इसी तरीके से यात्रा करते हुए प्रेमचंद के सामने एक नए किस्म की राजनीति प्रस्फुटित होती है। यह नए किस्म की राजनीति है महात्मा गांधी की राजनीति। आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि प्रेमचंद शुरू से यथार्थवादी रहे। प्रेमचंद के लेखन में अगर आपको रूमानियत मिलेगी भी तो वह रूमानियत देशज और लौकिकता के धरातल पर मिलेगी। वह रूमानियत उस तरीके की रूमानियत नहीं होगी जैसी छायावादी कवियों की। आप सबको मालूम है छायावाद का काल प्रेमचंद के समानांतर ही चलता है, 1920 से 1936। और यह बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि गद्य और पद्य में दो परस्पर विरोधी किस्म के दिखते हुए ध्रुव एक साथ कार्यरत थे। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी फिलहाल प्रेमचंद पर केंद्रित रहते हैं। गांधी का भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर उदय होता है और गांधी ने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल दी। हालांकि गांधी के आगमन से थोड़ा सा पहले ही 1916 में एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निजी प्रयत्नों से कांग्रेस के दोनों धड़ों का सम्मिलन हो चुका था, यानी गरम दल और नरम दल दोनों आपस में मिल चुके थे। अंग्रेजी सरकार ब्रितानी हुकूमत से वार्तालाप करने के पैटर्न पर दोनों में एक सहमति बन चुकी थी, लेकिन उस सहमति को आगे बढ़ाने का जरिया बने महात्मा गांधी। राजनीति एक ठहराव की ओर बढ़ने लगी थी, रास्ता नहीं दिख रहा था। उसी समय दो घटनाएं होती हैं। आप 1919 के देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो अधिनियम, और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के विरोध से पहले ही गांधी ने भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर पदार्पण कर दिया था, लेकिन प्रमुख तौर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरते हैं असहयोग आंदोलन से। और यह असहयोग आंदोलन कई बिंदुओं पर केंद्रित था। हम अगर बहुत ऐतिहासिक दृष्टि से विचार न करें, बहुत इतिहास के तथ्यों की ओर न जाएं, तो बहुत साधारण तरीके से समझें तो गांधी नए तत्वों का समावेश भारतीय राजनीति में कर रहे थे। सत्य और अहिंसा तो था ही, दरअसल सत्य और अहिंसा तो भारतीय दर्शन का बहुत मूल बिंदु है।
लेकिन गांधी ने उसमें एक नए तत्व को जोड़ा और वह नया तत्व था सत्याग्रह। सत्य के लिए अहिंसक लेकिन निश्चयात्मक आग्रह, यही सत्याग्रह था गांधी का। और कहना न होगा कि इस निश्चयात्मक सत्यनिष्ठ आग्रह में कहीं न कहीं एक खास किस्म का आदर्शवाद भी जुड़ा हुआ था। गांधी यह मान कर चलते थे कि हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई का सम्मिश्रण है। कोई व्यक्ति पूरी तरीके से अच्छा नहीं है और ठीक इसी प्रकार से कोई व्यक्ति पूरी तरीके से बुरा नहीं है। हम किसी को बिल्कुल अच्छे और बिल्कुल बुरे के खांचे में नहीं बांट सकते हैं। हमें उसके ग्रे हिस्से में जाना होगा और उस ग्रे हिस्से में से बुराई को तजना होगा और अच्छाई को उभारते हुए अपनाना होगा। बाइबिल का बहुत प्रसिद्ध कथन है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। और यह कथन गांधी जी को बहुत प्रिय था। इन वैचारिक आग्रहों के डायफ्रेम में देखेंगे तो पाएंगे कि गांधी की राजनीति में एक आदर्शवादी अप्रोच था और वही आदर्शवादी अप्रोच गांधी के रास्ते पर चलते हुए प्रेमचंद के साहित्य में भी आता है। और 1918, 1919, 1920 ये जो आंदोलन है उस दौर में गांधी से जुड़ते हुए न केवल प्रेमचंद के वैचारिक आग्रह बदलते हैं, सोचने का तरीका बदलता है, बल्कि प्रेमचंद के साहित्य रचने का तरीका भी बदलता है। क्रांतिकारी आदर्शवादी से और क्रांतिकारी यथार्थवाद से प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की ओर मुड़ जाते हैं। प्रेमचंद अब इस कल्पना में जीना शुरू करते हैं, कल्पना न कहें, एक तरीके की वैचारिकी कहें, क्योंकि कल्पना कहने पे थोड़ा सा ऋणात्मक मतांतर प्रकट होता है। लेकिन इस प्रकार की वैचारिकी से प्रेमचंद गुजरते हैं कि स्वाधीनता पाने के लिए हमें स्वयं को उस स्वाधीनता के लिए तैयार करना होगा और उस तैयारी में हमें अपने आत्मिक परिवर्तनों से गुजरना होगा, स्वयं को बदलना होगा, स्वयं में जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, और स्वयं का मतलब व्यक्ति और समाज दोनों से है। व्यक्ति में जो बुराइयां हैं और समाज में जो बुराइयां हैं, उन दोनों बुराइयों से हमें पार पाना होगा, उन दोनों बुराइयों की तिलांजलि देनी होगी। और इसीलिए धीरे धीरे प्रेमचंद समाज सुधार की ओर मुड़ने लगे। 1920-21 के बाद जो प्रेमचंद का साहित्य आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि कोई न कोई विशेष किस्म की सामाजिक समस्या उठाई गई है। जैसे अब जब हम कह रहे हैं कि विशेष किस्म की सामाजिक समस्या उठाई गई है तो उस समस्या के कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, उन्हें सुधारने के उपाय भी दिए गए हैं। और वे उपाय ऐसा नहीं है कोई उपदेशात्मक तरीके से नहीं दिए गए। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि साहित्य उपदेश नहीं है। कोई बड़ा साहित्यकार जब साहित्य रचता है तो वो अपने साथ पाठकों को ले जाता है, उपदेश नहीं देता। एक जीवित घटना के तौर पर उस घटना का साक्षी बना करके पाठक को गुजारता है और उस घटना को जीते हुए पाठक को तय करने देता है कि सही क्या है और गलत क्या है, बिना कोई उपदेश दिए। ये विधि प्रेमचंद के यहाँ भी है, कोई उपदेश नहीं है। लेकिन जो वातावरण की निर्मित है प्रेमचंद की रचनाओं में, उपन्यासों में और कहानियों में, वह वातावरण आदर्शवादी समाज
और आदर्शवादी चिंतन से ओतप्रोत हो उठता है। उस दौर का पूरा साहित्य, प्रेमचंद का जो साहित्य है, चाहे आप प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ें और चाहे प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ें, वे आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से अनुप्रेरित है। यथार्थवाद का पक्ष प्रेमचंद ने ताउम्र नहीं छोड़ा, लेकिन यथार्थवाद के विविध पहलुओं से उनका साक्षात्कार अवश्य होता गया। तो गांधी के दौर तक, गांधी का दौर तो बहुत लंबा चला, लेकिन जब तक प्रेमचंद महात्मा गांधी से अंतरतम तक प्रभावित रहे, तब तक प्रेमचंद कहीं न कहीं इसी आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद के अंतर्गत रचनाशील रहे। इसीलिए लगातार सामाजिक समस्याएं आती हैं और उन सामाजिक समस्याओं से गुजरते हुए ही प्रेमचंद तमाम किस्म की अन्य समस्याओं का निराकरण करते हैं। उन्हीं का निराकरण करते हुए अन्य समस्याओं का निराकरण देखते हैं, न केवल करते हैं बल्कि देखते भी हैं। उनका मानना है कि अगर हम सुदृढ़ हो जाए, हमारा समाज सुदृढ़ हो जाए, समाज से सभी बुराइयां दूर हो जाए, तो हमको बहुत आसानी से स्वाधीनता प्राप्त हो जाएगी। ये प्रेमचंद की वैचारिक यात्रा का दूसरा चरण है। अब तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, और हमारे कोर्स में जो निर्मला उपन्यास है, आप ध्यान रखिएगा कि इसी दूसरे चरण का उपन्यास है। 1927 में जब ये दूसरा चरण धीरे धीरे अवसान की ओर जा रहा है, उस दौर का यह उपन्यास है निर्मला। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप निर्मला उपन्यास की व्याख्या करें, निर्मला उपन्यास को समझने की कोशिश करें, तो केवल यह न समझें कि एक खास किस्म की सामाजिक समस्या को उठाया गया है। दरअसल उस एक समस्या के बहाने व्यापक फलक पर विविध समस्याओं के निराकरण का भी प्रयत्न किया गया है। केवल उसमें बेमेल विवाह का वर्णन नहीं है और बेमेल विवाह से होने वाली कठिनाइयों का वर्णन नहीं है। उसमें स्त्री की दशा का वर्णन है, उसमें स्त्री पुरुष संबंध का वर्णन है, उसमें स्त्री और पुरुष के बीच कैसा संबंध होना चाहिए इसका भी वर्णन है। और यही आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद है। यथार्थ लेकिन चाहिए के संदर्भ में, शुड बी, होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे प्रेमचंद का गांधीवाद से मन उचटने लगा। उन्हें लगने लगा कि जिस यथार्थवादी दृष्टिकोण को लेकर वे चल रहे हैं, उसका आदर्शवादी हल संभव नहीं है। और प्रेमचंद की इस सोच की चरम परिणति दो रचनाओं में होती है। पहला है उपन्यास यानी गोदान, और दूसरी है उनकी आखिरी कहानी कफन। इन दोनों रचनाओं में प्रेमचंद अपने उस चरण से पूरी तरह विमुख हो जाते हैं। आपको कफन कहानी में कहीं भी कोई गांधीवादी सुधार आंदोलन नहीं मिलेगा, कहीं भी कोई आदर्शवादी सुझाव नहीं मिलेगा, कोई ऐसा समाधान नहीं मिलेगा जो स्वप्नशील। जीवन के कठोर धरातल पर और कठोर होते गए प्रेमचंद। आप जब कफन कहानी पढ़ेंगे तो प्रेमचंद के यथार्थवाद की कठोरता का भी अनुभव करेंगे। कुछ दलित विचारकों और बुद्धिजीवियों ने प्रेमचंद पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया, लेकिन प्रेमचंद की भाषा सहज है, प्रेमचंद उतने सहज नहीं। प्रेमचंद परिदृश्य रचते हैं। अगर आप केवल प्रेमचंद की
के पात्रों के द्वारा कही गई बातों में उलझेंगे तो आप प्रेमचंद का गलत मूल्यांकन कर लेंगे। आपको प्रेमचंद को समझने के लिए प्रेमचंद द्वारा रचे जा रहे परिदृश्य को समझना होगा। रचना किस प्रकार के परिप्रेक्ष्य को उठा रही है और उस परिप्रेक्ष्य को निर्मित करने के लिए किस प्रकार के वातावरण के भीतर से होकर गुजर रही है, उस समूचे वातावरण को समझते हुए ही आप पात्रों के विभिन्न संवादों के वास्तविक अर्थ और उनके अंतरतम तक पैठ बना पाएंगे। तो आज की इस कक्षा में हमने प्रेमचंद की विचार यात्रा के उन 3 प्रमुख चरणों को समझा। इन 3 प्रमुख चरणों में जो दूसरा चरण है, या आप कहें कि दूसरे चरण की ओर ज़्यादा और तीसरे चरण की ओर बहुत कम का जो संक्रमण बिंदु है, वहीं पर आपके इस पाठ्य उपन्यास की रचना होती है और यहीं से प्रेमचंद की विचार भूमि को आप समझने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।